जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। बल ही जीवन है और निर्बलता ही मृत्यु। स्वामी जी का यह वाक्य हम सबको आज भी बहुत प्रेरणा देता है। स्वामी जी का जीवन ये एक विशाल महासागर से भी ज्यादा गहरा और बड़ा है। जो व्यक्ति जिस तरीके से जिस प्रकार से स्वामी जी को ग्रहण करना चाहता है वो उस तरीके से उन्हें ग्रहण कर सकता है। स्वामी जी के जीवन का स्पर्श जिन्हें जिन्हें भी हुआ उनका जीवन ये स्वर्ण होते गया। इसका अनुभव हम आने वाले कुछ मिनट में हम करेंगे। स्वामी जी का योगदान यह विभिन्न क्षेत्रों में था। शैक्षणिक क्षेत्र, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक, व्यवसायिक और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीकरण में भी उनका योगदान बहुत हद तक था। और उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि भारत के बहुत से वैज्ञानिक और औद्योगिक घटनाएं यह आज जो हमें दिखती है वो भारत में हमें दिख रही है। प्रिंस ऑफ काबरा अपने वेब ऑफ लाइफ की किताब में लिखते हैं कि आप ये इमेजिन कीजिए कि आप एक विशाल जंगल में हो और वो जंगल में बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े वृक्ष, इतने बड़े कि आप उसे सोच नहीं सकते, और उसी के साथ साथ वो इतनी उनकी विशालता और उसी के साथ साथ वहां पे छोटे छोटे वटवृक्ष और साथ ही साथ छोटे बड़े पेड़ वहां पे सब है। वो पेड़ों के ऊपर में हरी पत्तियां लगी है। वो हरी पत्तियों में अलग अलग प्रकार, वो हरे पत्तियों के अलग अलग प्रकार भी है जिनमें हरे रंग के अलग अलग जो शेड्स बोलते हैं वो हमें नजर आते हैं। और गहराई से अगर देखें तो वहां पे लगे हुए फल और वहां पे लगे हुए और भी बड़े बड़े जो वहां पे पंछी जा रहे हैं और वो विशालता, इतनी सुंदरता का वो अपने किताब में वर्णन करते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि आप जहां पे वो जंगल में खड़े हो वहीं से आप नीचे चले जाओ। 30-40 फीट नीचे जाने के बाद में आप ऊपर देखिए और ऊपर देख के आपको क्या नजर आता है वो पूछते हैं। और आगे कहते हैं कि चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ जड़ें ही जड़ें नजर आएंगी। सारे तरफ एवरीवेयर रूट्स एंड रूट्स एवरीवेयर, इंटरट्विंकल, आपस में भिड़े हुए, आपस में गुंथे हुए, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ रूट और जड़ें नजर आएंगी। आप इसमें फर्क नहीं कर पाओगे कि कौन सी बड़े वटवृक्ष की जड़ें हैं और कौन से छोटे से वृक्ष की जड़ें हैं। और आगे वह ये लिखते हैं कि वो जो विभिन्नता, वो जो नानात्व हमने ऊपर देखा था, उसको पोषित करने का काम, उसका जो प्राण शक्ति है, उसका जो प्राण शक्ति, वो एकत्व जो है वो हमें नीचे नजर आता है। और वो एकत्व ही पूरा ऊपर तक विभिन्न चीजों तक वो पहुंच रहा है जो प्राण शक्ति है। उनका कहने का अर्थ यह था कि एकत्व और नानात्व का जो संबंध है वो संबंध को समझना और उसके बीच में जो प्राण शक्ति है उसको देखना, यह भारत में विज्ञान है। स्वामी जी कहते थे, दे ओनली लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर डेड देन अलाइव। इसका अर्थ यही होता है कि अगर हम खुद को समाज से काट लेंगे तो हमारा जीवन जो है वो शून्य हो जाएगा। और विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो एक ही शब्द में भारतीय विज्ञान को अगर हमें बताना है तो यह है कि विविधता और एकता को समझना और उसके बीच के अंतर को समझने का नाम ज्ञान है, और उसको वास्तविकता में स्वीकार करके अप्लाई करना, इसका नाम विज्ञान है। इसको भारत में वैज्ञानिक जीवन दृष्टि कहा जा सकता है। उसके बाद में जब स्वामी जी, अगर हम उदाहरण लेंगे तो स्वामी जी जब जमशेदजी टाटा के साथ में जहाज से प्रवास कर रहे थे तो उस वक्त उनके बीच में जो चर्चा हुई, जापान तक का उनका प्रवास था और जापान तक जब वो जा रहे थे तब उनके बीच में चर्चा हुई। चर्चा में जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताते हैं कि मैं जापान जा रहा हूं, वहां पे कोई एलॉय की नई मिश्रित धातु की कोई नई तकनीक जापान ने विकसित की है, वो विकसित की हुई तकनीक को जानने के लिए मैं वहां पे जा रहा हूं।
और बाद में उनका ये कहना था कि भारत से कच्चा माल हम जापान लेके जाएंगे, और वो सोच रहे थे कि वहां पे फैक्ट्री जापान में बनाई जाए, क्योंकि वहां पे पैसे जो है वो थोड़े से हमें कम लगते हैं। अगर हम भारत में वहां पे उसका व्यवस्था करते हैं तो शायद खर्चा ज्यादा लग सकता था। तो स्वामी जी बाद में कहते हैं उस पे कि इसी के वजह से कच्चा माल बाहर लेके जाने से और भारत में पक्का माल लाने से भारत में दरिद्रता बढ़ी है, और इससे और बढ़ेगी। जब अंग्रेज भारत में नहीं थे तब उस वक्त में भारत का प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध था, और जब यह चालू हुआ तब संकट की परिस्थिति निर्माण हुई है। तो जब जमशेदपुर आज हम देखते हैं झारखंड में जो है, वह जो है वो स्वामी विवेकानंद का स्पर्श उसको है। बाद में जब आगे बात बढ़ती है तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान होने के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र होने की बहुत बहुत आवश्यकता है। भारत का विज्ञान ये दुनिया को एक नया मार्ग दिखा सकता है, यह स्वामी विवेकानंद का विश्वास था। और उसके बाद में जब कुछ समय बाद में जब जमशेद जी टाटा वापस आते हैं तो उन्होंने फिर वो वापस एक पत्र स्वामी जी को लिखते हैं। उसका अगर आप देखोगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के वेबसाइट पे आपको पत्र भी मिल जाएगा। जमशेद जी टाटा उनके लिखते हैं कि आपको याद होगा कि हम को ट्रैवलर थे, वो पूरा लिखते हैं हम को ट्रैवलर थे, आपको याद होगा। अब हमने यहाँ पे पूरा निर्माण कर लिया है, आप आके डायरेक्टरशिप ले लीजिए। तो स्वामी जी गए नहीं, लेकिन उनके कोई मित्र पीसी रॉय को भेजा गया था। तो वहां पे पीसी रॉय ने उत्कृष्ट कामगिरी का अपना सादर भी प्रस्तुत किया था, और आज हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को सभी जानते हैं, और वहां पे भी स्वामी जी के जीवन का स्पर्श हुआ है। जब आइंस्टाइन ने अपने पेपर सबमिट भी नहीं किए थे, उस वक्त उससे 6-7 साल पहले स्वामी जी जब बोल रहे थे, तब स्वामी जी एक कैलिफोर्निया के कॉन्फ्रेंस में द आइडिया ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, ये कॉन्फ्रेंस में कैलिफोर्निया में जब स्वामी जी कह रहे थे, तो स्वामी जी वहां पे कहते हैं कि जड़ और चेतन के बीच का जो संबंध है, वो संबंध को जानने का काम जो है वो विज्ञान का है। और वो संबंध के बीच में, जड़ और चेतन के बीच में का जो एकत्व है, वो एकत्व को समझने का नाम जो है वो विज्ञान है, और उसके ऊपर में अनुसंधान होना चाहिए, स्वामी जी का कहना था। रसायन शास्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या होनी चाहिए? तो वो आगे कहते हैं कि कोई भी रसायन शास्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खोज ये होनी चाहिए कि जो पहले हमने देखा कि विभिन्नता और एकता, मतलब कि नानात्व और एकता के बीच का जो संबंध है, और उसके बीच का जो प्राणवायु है, मतलब कि जो द्रव्य, ऐसा द्रव्य जो पूरे सृष्टि को पोषित करता है, उसकी खोज करने का मतलब जो है वो सबसे बड़ी खोज वो रसायन शास्त्र में हो सकती है। और जब वो कैलिफोर्निया में कह रहे थे वो कॉन्फ्रेंस में, वो आगे ये भी कहते हैं, जबकि आइंस्टाइन के वो पेपर्स नहीं आए थे, 6-7 साल बाद में आइंस्टाइन ने वो पेपर्स दिए थे, तो वो आगे ये कहते हैं कि कोई भी जड़ वस्तु को प्रकाश के गति से, जो E = mc² का फॉर्मूला बाद में आइंस्टाइन ने दिया, कोई भी जड़ वस्तु को प्रकाश की गति से अगर प्रक्षेपित करते हैं तो उसका रूपांतर ऊर्जा में होता है। जड़ वस्तु मतलब मास, ऊर्जा मतलब एनर्जी, और प्रक्षेपित करने की जो प्रोसेस c², E = mc², ये फॉर्मूला स्वामी जी ने आइंस्टाइन के पहले हमें दिया था। ऐसे कितने उदाहरण है जो स्वामी जी के जीवन में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीकरण के उदाहरण हमें देते हैं, जिसका स्पर्श स्वामी जी ने किया, जिसको स्पर्श स्वामी जी ने किया। हमारा विज्ञान जो माइक्रोवेव का, रेडियो वेव्स का जो इनोवेशन हुआ था, उसके बाद में ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। रेडियो फ्रीक्वेंसीज का इनोवेशन ये जो है वो विज्ञान है, लेकिन उसके बाद में जो भी प्रक्रिया हुई वो तकनीकी, मतलब वो टेक्निकलिटीज है, वो प्रौद्योगिकीकरण है। जो मोबाइल्स बने और बाद में उसका जो उपयोग हुआ वो प्रौद्योगिकीकरण है। तो आज पूरी दुनिया कहाँ है? आज हम विज्ञान को कहां से कहां लेके गए हैं? स्वामी जी उस वक्त कहते थे कि जैसे पहले भी बताया कि पूरे सृष्टि जो है वो, उनका कहना था कि पूरी सृष्टि जो है वो एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो आज से करीब 9 साल पहले मैक्सिको में कुछ पेट्रोल टैंक्स में ब्लास्ट हुए थे।
उसके कारण पूरे समुद्र में जो समुद्र के प्राणी है उनका विनाश हुआ था। और उसके साथ ही साथ कुछ समय बाद में अपने अंडमान निकोबार में जो एक बहुत बड़ा जंगल है उसका परिणाम वहां पे दिखा था। 6 महीनों के अंदर अंदर अपने वैज्ञानिकों ने ये समझ लिया था कि इसका परिणाम जो है वो टैंक में हुए विस्फोटों से अंडमान में हुआ है। आप देख सकते हो कि मैक्सिको कहाँ है, आप गोले पे देख लो कि मैक्सिको और इसका अंतर कितना है। तो ये सब जो है वो अपने उपनिषदों में पहले से है। E = mc² अपने उपनिषदों ने बहुत पहले सिद्ध कर दिया है। और स्वामी जी ये भी कहते थे कि भारत में भले ही वो नित्य नूतन हो, कोई भी आविष्कार होता है तो वो पहले से, कोई भी ऋषि ये कभी नहीं कहता कि मैं ये नए से फिर से बता रहा हूं, और खुद ने उन्होंने बना के बताया। भारत के बड़े बड़े अभ्यासक ये कभी नहीं कहेंगे कि ये उन्होंने खुद से आविष्कार किया है, खुद से कहा है। वो अच्छे आविष्कारक या अच्छे अभ्यासक तभी हो सकते हैं जब वो कहते हैं कि, और वो कहते हैं कि ये हमारे पास में पहले से है, हमारे उपनिषदों में जो है वही हम बता रहे हैं, हम नया हमसे खुद से नहीं बता रहे। डिस्कवरी और इनोवेशन का फर्क ही यही है। स्वामी जी आगे ये भी कहते हैं कि नित्य नूतन और चिर पुरातन, इन दोनों के बीच का अंतर जो है, इसके बीच का जो अंतर है वो अंतर से उनको कोई परहेज नहीं है। क्योंकि भले ही हमारे उपनिषद पुराने हो, लेकिन हमारे संस्कृति में हम उसे नित्य नूतन रूप से आगे बढ़ते हुए सुधार करते जाते हैं। तो इसलिए उन्हें कोई परहेज नहीं था। जब स्वामी जी बाहर थे और भगिनी निवेदिता सुभाष चंद्र बसु को उनके पास में लेके जाती है, तो वो बहुत डिप्रेशन में थे। ही वॉज इन ग्रेट डिप्रेशन, क्योंकि उन्होंने जो आविष्कार किया था रेडियो फ्रीक्वेंसीज का, जब हमें सबको पता होगा कि मार्कोनी के नाम पे वह पेटेंट है, लेकिन उसका आविष्कार किसने किया था? आज अगर आप गूगल पे देखोगे तो आपको ये पूरे सब बातें सिद्ध हुआ कि वो उसका आविष्कार जगदीश चंद्र बसु ने किया था। तो उस वक्त में वो आविष्कार जब उन्होंने किया और उसके पेपर जब उन्होंने वहां पे भेजे, तो करीब 6 महीने बाद में उनके पेपर, रिसर्च पेपर बदल दिए गए थे और उसका क्रेडिट फिर मार्कोनी ने ले लिया था। तो उसके बाद में वो सुसाइड करने के मनस्थिति में थे, वो आत्महत्या करने की मनस्थिति में थे। उस वक्त में भगिनी निवेदिता ने उन्हें स्वामी जी के पास में लेके गए थे। तो मृत्यु से बाहर निकालने का जगदीश चंद्र बसु को काम जो है वो स्वामी जी ने किया था। उसके बाद में स्वामी जी ने उनको प्रेरणा दी, और उसके बाद में जगदीश चंद्र बसु ने धातुओं में भी प्राण होते हैं, धातुओं में भी चेतना होती है, इसका प्रयोग करने का प्रयोग किया। जब वो प्रयोग करने गए तो फिर उन्होंने कुछ व्यवस्था की थी। एक लोहे का तार लिया था, वो लोहे का तार के पीछे उन्होंने फिर वो कुछ ग्राफ वहां पे लगाया, ताकि जब वो तार जो है उसके ऊपर जब पॉइजन से टेस्टिंग करे तो वो जब तार कपकपाएगा तो वहां पे वो ग्राफ में उसका अंकित होगा। तो जब जगदीश चंद्र बसु वो एक्सपेरिमेंट करने गए, तो एक्सपेरिमेंट जब गए वो उन्होंने बॉटल उठाई, और बॉटल जब उन्होंने वो तार पे डाली तो तार कपकपाया नहीं, तार हिला नहीं। तो वहां पे सामने बैठे बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने हंसी उड़ाई, उन्होंने कहा कि ये कोई हो नहीं सकता, ये सही नहीं है। तो उसके बाद में उनके खुद के अनुसंधान पे उनको इतना विश्वास था कि उनके हाथ में जो बॉटल थी वो बॉटल की बॉटल पी गए, और उन्होंने कहा कि ये पॉइजन नहीं था, ये पानी था। और जब फिर ऑडियंस में से फिर जिसने वो बॉटल चेंज की थी, वो पॉइजन की बॉटल उनके हाथ में दी, और फिर वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट सिद्ध हुआ। तो ऐसे अनेक घटनाएं स्वामी जी के जीवन में हमें मिलती है कि जिनका परिणाम साइंस, अगर आज की भाषा में कहें, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण के क्षेत्र में स्वामी जी का स्पर्श जहां भी हुआ, वहां पे हमें उसका जो इफेक्ट है, उसका जो वर्णन है वो मिलता है। ऐसे ही फ्रांस में वो उन्हें कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था, वो जो कि साइंस कॉन्फ्रेंस थी, और वहां पे दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े अनुसंधान करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो आए थे, और उन्हें वहां पे कीनोट के लिए बुलाया गया था। और उनका विषय ये था कि विज्ञान का लक्ष्य क्या है, विज्ञान की दृष्टि क्या होनी चाहिए, और विज्ञान किस तरीके से होना चाहिए, और उसका संबंध मानवता से क्या है। जब हम ये संबंध भूल जाते हैं तो
तो विज्ञान का कार्य जो है वो विकास करना है, ना कि विनाश करना, जो आज हम देख रहे हैं। तो उस वक्त जो स्वामी जी ने जो कुछ चीजें हमें कही, जो हमें समझना चाहिए था, वो आज भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जो विषय मुझे पहले लेना चाहिए था वो मैं अभी लेता हूं, क्योंकि यह पहले बताना आवश्यक था। जब हम धर्म की बात करेंगे, जब हम भारत में धर्म की बात करते हैं, तो धर्म और भारतीय विज्ञान ये दोनों समानार्थी शब्द है, या फिर ये दोनों, इसका अर्थ जो है वो एक ही होता है। क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे उसके ऊपर अनुसंधान होगा, वैसे वैसे भारत में जो धर्म है, जो हिंदुत्व है, जो सनातन धर्म है, वो सिद्ध होते जाएगा। हमें अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में अमेंडमेंट हुए, कुरान में भी अमेंडमेंट हुए, लेकिन हमें भारतीय धर्म को अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। उपनिषदों में बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान हमें मिलते हैं, और जो अनुसंधान हमें पहले से प्राप्त है, उसका वर्णन आज के जो वैज्ञानिक है वो कर रहे हैं, और आज उन तक पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि भारत को विज्ञान जो है वो पश्चिम से सीखना चाहिए, और साथ ही साथ स्वामी जी ने उनको कोड भी, किसी ने स्वामी जी को कोड भी किया था कि भारत को जो है विज्ञान पश्चिम से सीखना चाहिए। तो स्वामी जी ये कतई नहीं कह सकते थे। उन्होंने ये भले ही कहा था कि भारत को पश्चिम से पंक्चुअलिटी, वर्क इथिक, टाइम मैनेजमेंट, सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें सीखनी चाहिए। तो भारतीय विज्ञान को स्वामी जी का जो स्पर्श हुआ है, और साथ ही साथ में उसका जो वर्णन उनके पूरे जीवन में, जब हम देखते हैं जो घटनाएं हम देखें कि जगदीश चंद्र बसु की घटना हो, या फिर जमशेदजी टाटा की घटना हो, या फिर जब वो फ्रांस में जाते हैं वो कॉन्फ्रेंस के लिए, और जो जब कीनोट लेक्चर देते हैं, तो वो आपको बता दूं, कीनोट लेक्चर भी उन्होंने जो दिया था वो फ्रांस भाषा में दिया था। तो उनके जीवन में विविध पहलू थे। उनका स्पर्श जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुआ, तो यह सब जो घड़ामोड़ी है वो हमें आज दिख रही है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आज की स्थिति में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और भारतीय विज्ञान को किस तरीके से और अच्छा और पुरातन चीजों को और आगे लाकर उस पर अनुसंधान करना चाहिए, इसका संकेत हमें आज मिलता है।